आज हम बात करेंगे द हॉलो मैन की, जिसे लिखा था टी.एस. एलियट ने। टी.एस. एलियट 1888 में जन्मे थे और 1965 में उनकी मृत्यु हो गई थी। टी.एस. एलियट एक अमेरिकन बॉर्न ब्रिटिश पोइट, प्ले राइट और लिटरेरी क्रिटिक थे। वो 20th सेंचुरी मॉडर्निस्ट लिटरेचर के जायंट और रिकॉग्नाइज्ड राइटर थे। उन्हें उनके वर्क्स द वेस्टलैंड और लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने अपनी पोइट्री में फ्रैगमेंटेड नैरेटिव्स और इंटेलेक्चुअल एल्यूजन का यूज़ करके पोइट्री में क्रांति ले आई थी। उन्हें 1948 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। अब हम बात करेंगे इस पोएम के बैकग्राउंड के बारे में। तो ये पोएम जो है वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद लिखा गया था और इसमें जो राइटर हैं वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो इम्पैक्ट पड़ा था लोगों के लाइफ में, किस तरह से वो लोग स्पिरिचुअल डिके, एग्जिस्टेंशियल पैरालिसिस और डिसइल्यूजनमेंट को फेस कर रहे थे, उसे फ्रैगमेंटेड फ्री वर्स और क्रिप्टिक इमेजरी के थ्रू इस पोइट्री में दिखाया है। इस पोएम में एलियट बताते हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो यूरोपियन कल्चर थी वो कैसे टूट कर बिखर गई थी और लोग कैसे एम्प्टी और टेरिफाइड स्टेट में लाइफ अपने बिताने को मजबूर हो गए थे। अब हम इस पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये पोएम स्टार्ट होती है दो एपिग्राफ से, मिस्टर कुड्स ही डेड और अ पेनी फॉर द ओल्ड गाय। ये जो पहला एपिग्राफ है मिस्टर कुड्स ही डेड, ये जोसेफ कॉनराड के नॉवल द हार्ट ऑफ डार्कनेस से ली गई है, जिसमें मिस्टर कुड्स एक कैरेक्टर है जो इमोरलिटी को फॉलो करता है। और अ पेनी फॉर द ओल्ड गाय एक फ्रेज़ है जिसमें 5 नवंबर को फॉक डे मनाया जाता है, जिसके लिए बच्चे पैसे जमा करते हैं फॉक का पुतला जलाने के लिए। फॉक एक काई है जिसने पार्लियामेंट को बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश की थी। स्टैंजा फर्स्ट है, वी आर द हॉलो मैन, वी आर द स्टफ्ड मैन, लीनिंग टुगेदर, हेड पीस फिल्ड विथ स्ट्रॉ, alas. Our dried voices, when we whisper together, are quiet and meaningless, as wind in dry grass or rat's feet over broken glass. तो फर्स्ट लाइन में कलेक्टिव नाउन वी का यूज़ हुआ है। इसमें स्पीकर कहता है कि हम लोग हॉलो लोग हैं। फिर दूसरी लाइन में कहता है हम लोग भरे हुए हैं और साथ में झुके हुए हैं। हॉलो मतलब जिस तरह से केयर क्रो जो होता है वो बिल्कुल खाली होता है, और भरा मतलब जिस तरह से उसका सर जो होता है वो स्ट्रॉ से, भूसे से भरा होता है, उस तरह से उनका सर भी भरा हुआ है। तो इन लाइंस में वो अपना कंपेयर जो है वो स्केयर क्रोज से कर रहे हैं। अगली लाइन में वो कहते हैं कि हमारी वॉइसेस ड्राई हो गई हैं, हम कुछ बोलते भी हैं तो वो सुनाई नहीं देती है। इसमें वो लोग यही बताना चाहते हैं कि उनकी लाइफ जो है वो कितनी मीनिंगलेस है, इतनी मीनिंगलेस है कि वो जो बोलते हैं उसका भी कुछ अर्थ नहीं होता है, उसका भी कोई मतलब नहीं होता। उनकी आवाज़ ऐसी मीनिंगलेस है जैसे किसी ड्राई ग्रास पर हवा चल रही हो और किसी सुनसान तहखाने में रैट के चलने की आवाज़, जिसका किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और जिसका कोई मतलब नहीं होता। उसी तरह उनकी वॉइसेस का भी कोई मतलब नहीं है, वो उनकी आवाज़ें बिल्कुल मीनिंगलेस हैं। शेप विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर, पैरालाइज्ड फोर्स, गेस्चर विदाउट मोशन, those who have crossed with direct eyes to death's other kingdom remember us, if at all not as lost, violent souls, but only as the hollow man, the stuffed man. इन लाइंस के थ्रू लोगों के लाइफ में जो निराशा आ गई थी उसको बताया गया है। इनमें स्पीकर कहता है हमारा शेप तो है लेकिन उसका कोई फॉर्म नहीं है, हम लोग शेपलेस हैं, कलरलेस हैं। ऐसा कलर है हमारे पास जिसका कोई शेड नहीं है, हम लोग बिल्कुल पैरालाइज हो गए हैं। मोशन तो करते हैं लेकिन उसका कोई हमारा मतलब ही नहीं है। आगे डेथ्स अदर किंगडम की बात की गई है, जिसका मतलब होता है मृत्यु के बाद का जीवन, जहाँ उनके एंसेस्टर्स चले गए हैं, वो उनको याद करते हैं।
और कहते हैं कि आप भी हमें याद कीजिएगा, लेकिन हम आपकी तरह वायलेंट सोल्स नहीं थे। आप तो हमें एक खोखले इंसान की तरह याद करेंगे और मीनिंगलेस इंसान की तरह याद करेंगे। पार्ट 2 है आईज आई डेयर नॉट मीट इन ड्रीम्स इन डेथ्स ड्रीम किंगडम दीज डू नॉट अपीयर देयर द आईज आर sunlight on a broken column. There is a tree swinging, and voices are in the wind singing, more distant and more solemn than a fading star. इन लाइन्स में स्पीकर कहता है उसने ड्रीम्स में जो आँखें देखी हैं उन्हें वो वापस देखना नहीं चाहता। वो आँखें शायद उनके एंसेस्टर्स की हो सकती हैं जिनसे वो नज़रें मिलाना नहीं चाहते। डेथ के अदर किंगडम जहाँ डेथ के बाद जाते हैं वो हेवन और हेल की जजमेंट से भी डरता है, क्योंकि ये लोग अपने कल्चर ट्रेडिशन को पूरी तरह से खो दिए हैं। उन्हें बस इतना याद है जिस तरह से किसी ब्रोकन कॉलम पर सनसाइन पड़ रही हो, मतलब बस टूटी फूटी स्मृतियाँ हैं उनके पास में। आगे के लाइंस में आशा और निराशा दोनों की बात हो रही है। देयर इज़ अ ट्री swinging and voices are in the wind singing, more distant and more solemn than a fading star. यहाँ पे जो आइज़ हैं वो उनके ब्रोकन लाइफ में सनलाइट की तरह है, मतलब एक छोटी सी आशा की तरह, या फिर हो सकता है उनके कल्चर की जो याद है उनके पास बिल्कुल ही फेडेड है, धुंधली है। आगे वो कहते हैं कि हम पेड़ को झूलते हुए देख सकते हैं और हवाओं के गाने की आवाज़ें भी सुन सकते हैं, लेकिन ये जो आवाज़ें हैं वो बहुत दूर से आ रही हैं। मतलब इनके लाइफ में जो आशा है, आशा की किरण है, वो बिल्कुल धुंधली धुंधली सी दिखाई देती है। तो ये हमें निराशा के बीच में आशा को भी दिखाती है। आगे है लेट मी बी नो नियरर इन डेथ्स ड्रीम किंगडम लेट मी ऑल्सो वेयर सच डेलिबरेट डिस्गाइजेस रेड्स कोट क्रॉस स्किन क्रॉस्ड स्टेप्स इन अ फील्ड behaving as the wind behaves, no nearer, not that final meeting in the twilight kingdom. मतलब वो डेथ के ड्रीम किंगडम में जाने से डरता है, वो डेथ के इमेजिनेशन से ही डरता है और उससे छुपने के लिए वो अपने भेष को बदल लेना चाहता है। वो किसी भी तरह से डेथ से बचना चाहता है, या तो रैट का कोट पहनकर, या क्रॉस स्किन पहनकर, या क्रॉस स्टेप से, या किसी फील्ड में हवा की तरह बिहेव करके। वो उस ट्विलाइट किंगडम में अपने एंसेस्टर से उनकी जो फाइनल मीटिंग होगी उस इमेजिनेशन से डरता है, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ मोटिव नहीं है और ये यहाँ पे कुछ भी कर नहीं पाया, जिसके कारण उसे अपने एंसेस्टर से मिलने में डर लगता है। उन्हें शर्म आती है उनसे मिलने में। दिस इज़ द डेड लैंड, दिस इज़ द कैक्टस लैंड, हियर द स्टोन इमेजेस आर रेज्ड, हियर दे रिसीव द सप्लिकेशन ऑफ अ डेड मैन्स हैंड अंडर द ट्विंकल ऑफ ए फेडिंग स्टार। इन लाइन्स में राइटर कहता है कि ये एक डेड लैंड है या कैक्टस लैंड है। कैक्टस का पौधा जो रेगिस्तान जैसे बंजर ज़मीन में उगता है, उसी तरह उनका लाइफ भी है। ये जो हॉलो मैन है उनकी लाइफ कैक्टस की तरह है। जो डेड लैंड जहाँ भी रह रहे हैं वो उन्हें वो डेड लैंड मानते हैं, उसमें वो कैक्टस की तरह ही सर्वाइव कर रहे हैं। मतलब ये सिचुएशन उनके लिए बहुत ही कठिन है, जिसमें वो बड़ी मुश्किल से जी रहे हैं। आगे पत्थर की मूर्तियों की बात होती है कि डेड लैंड में पत्थर की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जिसके थ्रू वो आफ्टर लाइफ में अपने अविश्वास को दिखाते हैं। वो कहते हैं कि किसी का भी जीवन अमर नहीं हो सकता है, मृत व्यक्ति भी अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता है, लेकिन वो मृत्यु के समय भी प्रार्थना करने की पोजीशन में ही लेटा हुआ है। ढलता तारा एक आशा की किरण की तरह है। तो इन लाइन्स में स्पीकर अपने एम्प्टीनेस और लॉन्लीनेस को दिखाता है। आगे है इज इट लाइक दिस इन डेथ्स अदर किंगडम बेकिंग अलोन एट द आवर व्हेन वी आर ट्रैम्बलिंग विथ टेंडरनेस लिप्स दैट वुड किस फ्रॉम प्रेयर्स टू ब्रोकन स्टोन। इसमें स्पीकर कहता है क्या मृत्यु के बाद का जो लाइफ है या फिर मृत्यु के बाद का जो लोक है, क्या उसमें भी ऐसा ही होता है। स्पीकर जो है इसमें नदी पार करके स्वर्ग जाने की रास्ते की इमेजिनेशन कर रहा है और सोच रहा है कि अभी जो उसके मन में अविश्वास भरा पड़ा है, तो अविश्वास की बंजरता क्या डेथ के ही रियलाइजेशन के जैसा है।
अब स्पीकर नींद से जागने की बात करता है और कोमलता से कांपने की बात करता है। कहता है उसके होंठ जो किस करने के लिए हैं, लेकिन वो उसे बस प्रेयर के लिए यूज़ करना चाहता है, और वो भी टूटे हुए पत्थर की मूर्तियों से। टूटे हुए पत्थर या टूटी हुई मूर्ति उनके टूटे हुए विश्वास और टूटे हुए कल्चर को दिखाता है। पार्ट 4 है द आइज आर नॉट हेयर, देयर आर नो आइज हेयर, इन दिस वैली ऑफ डाइंग स्टार्स, इन दिस हॉलो वैली, दिस ब्रोकन जॉ ऑफ आवर लॉस्ट किंगडम्स। अब आगे इन लाइन्स में स्पीकर कहता है यहाँ आंखें नहीं हैं, यहाँ कोई आंखें नहीं है। हाँ, वो अपनी बात करता है कि उसके पास आंखें नहीं हैं, वो ब्लाइंड हो चुका है। इस खाली घाटी में ब्रोकन जॉ जो मिल रहे हैं वो कभी एक भव्य साम्राज्य के शरीर का हिस्सा थी। शायद वो उसके पूर्वजों का हिस्सा थी। वो अपने पुराने कल्चर और पूर्वजों को याद कर रहा है। अब उसके पास कोई मोरल वैल्यूज़ और उनके लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं बचा है, इसलिए वो लोग खुद को ब्लाइंड कह रहे हैं। आगे पॉइंट कहता है इन दिस लास्ट ऑफ मीटिंग प्लेसेस वी ग्रोप टुगेदर एंड अवॉइड स्पीच, gathered on this beach of the tumid river, sightless, unless the eyes reappear as the perpetual star, multifoliated rose of death's twilight kingdom, the hope only of empty men. इन लाइन्स का मतलब है यह फाइनल मीटिंग का जगह है जहाँ खोखले लोग अंधे होकर चुपचाप एक साथ चलते हैं और उफनती हुई नदी के किनारे इकट्ठे होते हैं। और ये खोखले लोग तब तक अंधे हैं जब तक उनकी रोशनी या दृष्टि अचानक वापस ना आ जाए। मतलब उन्हें लगता है कि शायद मरने के बाद हमारी एम्प्टीनेस ख़त्म हो। वो लोग अनडाइंग स्टार की तरह हैं। आगे के लाइन्स में मल्टीपॉलिएटेड रोज़ के बारे में कहा गया है। तो ये रोज़ उन एम्प्टी लोगों के लिए बस एकमात्र आशा की किरण है। इन लाइन्स में जो आँखों की वापस आने की या दृष्टि की वापस आने की बात कही गई है वो उनकी आस्था की आँखें हैं कि किसी तरह ईश्वर का कोई अवतार आए और उन्हें जीवन की दृष्टि प्रदान करे, जीवन का अर्थ दे। गुलाब की पंखुड़ियाँ भी स्वर्गदूतों और संतों और क्रिस्ट के अवतार के रूप में एक आशा की संकेत देता है। इस पैराग्राफ में जो वैली ऑफ डाइंग स्टार का रेफरेंस लिया गया है वो बाइबल से लिया गया है। जो वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ से जिसका कंपेयर किया गया है, तो इन लाइन्स में डेथ, इमोरलिटी और होप की बातें की गई हैं। लास्ट स्टैंजा है हियर वी गो राउंड द प्रिकली पियर, प्रिकली पियर, प्रिकली पियर। हियर वी गो राउंड द प्रिकली पियर एट 5 o'clock in the morning, between the idea and the reality, between the motion and the act falls the shadow. For thine is the kingdom, between the conception and the creation, between the emotion and the response falls the shadow. Life is very long, between the desire and the spasm, between the potency and the existence, between the essence and the descent falls the shadow. For thine is the kingdom, for thine is life is, for thine is the, this is the way the world ends, this is the way the world ends, not with a bang but a whimper. तो ये जो स्टैंजा है और इसकी जो फर्स्ट लाइन है ये एक नर्सरी राइम है जिसे डिराइव किया गया है फर्टिलिटी डांस से, और इन लाइन्स में पोएम बिल्कुल रिवर्स हो जाती हैं। इसमें लोग मलबरी बुश मतलब सहतूत की झाड़ियों के चारों ओर डांस करने की जगह पे कैक्टस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और कोरस कर रहे हैं, कोरस गा रहे हैं। तो यहाँ पे जो पोएम है वो पुरानी आस्थाओं को दिखाता है कि उनका कैसे पतन हो रहा है। पहले यही पोएम्स किसी रीति रिवाज या समारोह में गाए जाते थे जो कि आज खेल में तब्दील हो गए हैं। तो ये मॉडर्न लोग के इनफर्टाइल माइंड या इनफर्टाइल सोच को दिखाता है। और ये जो डांस हो रहा है ये मॉर्निंग के 5 o'clock में हो रहा है जो क्रिस्ट के रिसरेक्शन का टाइम था। तो इस पोएम के जो पहले के जो पार्ट्स हैं उसमें लोगों की एब्सर्ड, आयरनिक और ट्रेजिक कंडीशंस को ये पोएम दिखाता है, जिसमें एम्प्टीनेस को बार बार दिखाया गया है, कैक्टस लैंड को दिखाया गया है और उनके खालीपन को दिखाया गया है। लेकिन इस पैराग्राफ में जो इसकी लाइन शुरू होती हैं वो इनके रिचुअल्स में गाए जाने वाले सॉन्ग हैं
और रिसरेक्शन की बात हो रही है, जो पहले के पार्ट से बिल्कुल ही अलग है। आगे के लाइंस में कहा गया है कि जिस चीज़ ने उन्हें अपनी कंडीशन को बदलने से रोका है वह है परछाई। इसका मीनिंग क्लियर नहीं है, लेकिन यह शायद उनके थॉट और उनके रियलिटी के बीच में आती है, या उन लोगों के किसी भी चेंजेस के जो इरादे हैं उसको रोक देती है और उनके विचारों को काम में बदलने का कोई रास्ता नहीं बचता है। अब आगे के लाइन्स हैं, फॉर दाइन इज़ द किंगडम, मतलब ये आपका ही राज्य है। ये उनके भगवान से प्रेयर का एक हिस्सा है, लेकिन ये भी अधूरा है। एलियट ने लास्ट लाइन में प्रेयर के हिस्से को इसलिए दिखाया है ताकि वो जो हॉलो मैन है उनके नेक इरादों को दिखाया जा सके, लेकिन साथ ही उनकी किसी भी काम की पूर्ण रूप से करने में असमर्थता को भी दिखाता है। इन लाइंस के थ्रू स्पीकर यही कहना चाहता है कि जीवन बहुत लंबा है, या उनकी अपनी स्थिति पर निराशा की एक सरल अभिव्यक्ति को दिखाती है। जीवन और मृत्यु के बीच कहीं फंसे होने के कारण जीवन वास्तव में बहुत लंबा हो सकता है। वो लोग लास्ट लाइन में प्रेयर करते हैं, लेकिन प्रेयर वो लोग पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वो एक बार फिर से असमंजस में फंस चुके हैं। इस पैराग्राफ में एलियट ने फ्रैगमेंटेड लाइंस का यूज़ किया गया है, और शायद ये फ्रैगमेंटेड लाइंस स्पीकर के ब्रोकन लाइव्स को दिखाती हैं। जिस तरह इन लाइंस का कोई एंडिंग नहीं है, उसी तरह उन हॉलो मैन के सिचुएशन का, उनके दुख का भी एंड नहीं है। अब जो लास्ट के 4 लाइन है वो एलियट के मोस्ट फेमस लाइंस हो सकते हैं, जिसमें वो कहते हैं, दिस इज़ द वे द वर्ल्ड एंड्स, नॉट विथ अ बैंग बट अ विम्पर। इन लाइन से वो फिर से अपने पोएम के फर्स्ट लाइन से कनेक्ट करते हैं। जिस तरह से पोएम स्टार्ट हुआ था ठीक उसी तरह लास्ट के लाइंस भी हैं। इसमें स्पीकर बच्चों के जो सॉन्ग है उसमें हैप्पीनेस को मेंटेन रखने के बजाय स्पीकर के डेथ के बारे में गाते हैं और कहते हैं, दुनिया का अंत बड़े वार से, युद्ध से, किसी तबाही से या किसी विस्फोट से नहीं होता है, लेकिन यह हॉलो मैन्स की तरह धीमी आवाज़ के साथ समाप्त हो जाती है। यह एक डार्क विज़न के रूप में देखा जा सकता है और उनके डिसअपॉइंटमेंट को इसके थ्रू देखा जा सकता है कि किस तरह उनकी लाइफ निराशाजनक है। तो इन लाइन्स में स्पीकर कहता है कि आज भी हम अपने अमोरल एक्सपीरियंसेस और मॉडर्न रियलिटी से कंटिन्यूअसली सरप्राइज होते रहें, आश्चर्यचकित होते रहें, और हॉलो मैन्स को यही लगता है कि दुनिया का अंत निराशाजनक ही होता है।